नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 4 नवंबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज दिवाली है, हैप्पी दिवाली दोस्तों। फिर से थोड़ा लेट हो गई है वीडियो, बट चलिए ठीक है, शाम के समय पे आपको वीडियो मिल रही है और बहुत सारे लोग दिवाली की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आपको कल अगले दिन हो सकता है बाद में देख लीजिए, या फिर कोई पहले से देख रहा होता है करंट अफेयर्स, तो उसके लिए कंटिन्यूशन में इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो मैं मुंबई में दिवाली सेलिब्रेट कर रहा हूँ, बट एक बड़ी ही अच्छी चीज़ बोलिए या थोड़ी सी अजीब बोलिए, मुंबई में मैं पवई के इलाके के आसपास रहता हूँ और यहाँ पे बिल्कुल भी आज पूरा दिन हो गया, कल का पूरा दिन हो गया, मुझे पटाखों की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है। नॉर्मल कर क्या होता है कि हर साल, पिछले साल यहाँ पे कम थी, बट हम लोग जब छोटे से बड़े हुए थे तो हमारी लोकेलिटी में, मैं तो लखनऊ का हूँ, तो लखनऊ में हमेशा ही पटाखों की आवाज़ आती थी। अभी लखनऊ में उतनी आ रही कि नहीं पता नहीं, बट मुंबई में तो बिल्कुल ही शांत है। मोस्ट वाली मुंबई के लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और ज़्यादा पटाखे वगैरह नहीं फोड़ रहे हैं, जो कि मैं कहूँगा एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पॉल्यूशन के लेवल्स बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। चलिए, एक ऐसी बात कर ली हमने, शुरुआत करते हैं इस डिस्कशन की। 4 आर्टिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला आर्टिकल है बैटिंग फॉर वन साउथ एशिया मेक्स मोर सेंस। ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है वो सुहासिनी हैदर जी ने लिखा है। अब सुहासिनी हैदर जी अक्सर कर काफ़ी आर्टिकल्स लिखती हैं, उसमें प्रो गवर्नमेंट स्टांस नहीं रहता, बट यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ रिलेट नहीं कर रही हैं। यहाँ पे एक्चुअली में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में जो निगोसिएशंस चल रहे हैं और अभी जो G20 की मीटिंग हुई थी रोम में, इन पर्टिकुलर मीटिंग्स में जब भी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात आती है, तो सुहासिनी हैदर जी का बोलना है कि साउथ एशिया की सारी कंट्रीज अगर मिलके यहाँ पे नेगोशिएट करती तो बात ही अलग होती। साउथ एशिया मतलब कि अब साउथ एशिया का एक ही रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, वो है सार्क, और सार्क की कोई मीटिंग हो नहीं रही, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते इतने गंदे हैं कि ओवरऑल पूरा का पूरा सार्क ग्रुप यहाँ पे डिफेक्टिव हो चुका है। सार्क में कितने मेंबर्स हैं, सार्क कब बना, सार्क का हेडक्वार्टर्स क्या है, ये सब मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे जहां पे अगर सार्क के लीडर की तरह इंडिया यहाँ पे नेगोशिएट करता है COP26 या दूसरे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस में, तो डेफिनेटली नेगोशिएशंस में साउथ एशिया एज अ रीजन को एक अपर हेड मिलेगा, बट वो हो नहीं पाएगा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान रिश्ते बहुत गंदे हैं। इस कंटेक्स्ट में इस व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया 5G लीप इज अबाउट पावरिंग टुमारो। देखिए, दुनिया भर में 5G के ट्रायल्स चल रहे हैं, इंडिया अभी भी कहीं ना कहीं 5G के पास भी नहीं पहुंचा है। हम 4G टेक्नोलॉजी को भी पूरी तरीके से इवॉल्व नहीं कर पाए। इसका फर्क बताता हूं मैं आपको। देखिए, इंडिया के अंदर अगर आप बेस्ट इंटरनेट कनेक्शन की बात करो, जैसे फॉर एग्जांपल आप एयरटेल वगैरह की बात कर लो, ठीक है, जियो की बात कर लो। मैं मुंबई में रहता हूँ, दिल्ली साइड रहता हूँ, ठीक है, दिल्ली से कहीं पे भी रहो तो आपको बहुत अच्छी स्पीड देखने को मिलेगी, तो 70 MBPS, 80 MBPS, 100 MBPS तक की भी डाउनलोड स्पीड देखने को मिल जाती है, बट ये कंसिस्टेंट नहीं है। अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में चले जाओ, US वगैरह में चले जाओ, टर्की वगैरह में चले जाओ, तो वहां पे आपको मोबाइल पे 100 MBPS, 150 MBPS की जो स्पीड है, 80 MBPS की स्पीड मोबाइल 4G नेटवर्क पे कंसिस्टेंट बेसिस पे मिल जाएगी, जबकि इंडिया में कंसिस्टेंट नहीं है। अगर इंडिया की डाउनलोड और अपलोड स्पीड, मैं एक्चुअली में स्पीड्स इसलिए भी मॉनिटर करता हूं क्योंकि मुझे यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करनी पड़ती हैं, खासकर अपलोड स्पीड जो होती है ना वीडियोस की। अब आप बोलोगे सर अपलोड स्पीड क्या होती है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप नेट से चीजों को डाउनलोड कर रहे हो, तो आप किसी दूसरे सर्वर से बाइट्स को उठा के अपने सर्वर पे लेके आ रहे हो, और जब आप अपने सर्वर से बाइट्स को दूसरी जगह पे लोड करो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, तो मैं अपनी वीडियोस को अपलोड करता हूं, तो मेरे कंप्यूटर में जो वीडियो फाइल है उसकी बाइट्स ट्रांसफर होती है सर्वर पे, तो उसके लिए अपलोड स्पीड लगती है। इंडिया की अपलोड स्पीड बहुत ज्यादा गंदी है, जबकि 4G नेटवर्क्स में इतनी गंदी होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं जो आपके लिए वीडियोस अपलोड करता हूं ना, मेरे पास अगर ब्रॉडबैंड ना हो तो मैं कर ही ना पाऊं, 1-1 GB या 1.5-1.5 GB की वीडियोस बन के निकल के आती हैं एडिटोरियल की। और वहीं पे अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में हो, जैसे मैं टर्की में था, तो मैं मोबाइल नेटवर्क पे 2 मिनट के अंदर 1 GB की वीडियो को अपलोड कर पा रहा था। तो 4G नेटवर्क भी हम अभी तक पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, और अब तो पूरी दुनिया 5G नेटवर्क की बात कर रही है। तो इस कंटेक्स्ट में ओवरऑल 5G क्यों जरूरी है, इससे फायदे क्या क्या है, इंडिया कहां पीछे छूट गया है, कैसे चीजों को सुधारा जा सकता है, बस यही लिखा है इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल को देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है द रिकवरी टूल किट। देखिए, ये जो सितंबर के GST कलेक्शन है वो अक्टूबर में रिफ्लेक्ट होते हैं, और उन कलेक्शंस का यहाँ पे डाटा निकल के आया है, तो उस डाटा के बारे में यहाँ पे बातचीत की जा रही है, और आगे आने वाले समय में कैसे ये जो GST कलेक्शंस हैं वो बढ़ सकते हैं। देखिए, बहुत मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिल रहा है GST कलेक्शंस, और कुछ इंडेक्स के बेसिस पे हमें कुछ जगहों पे पॉजिटिविटी दिख रही है और कुछ जगहों पे नेगेटिविटी दिख रही है, तो उसके बारे में एक व्यू पॉइंट इसको यहाँ पे देखेंगे। प्लस यहाँ पे
3 लोकसभा सीट्स और 29 असेंबली सीट्स मतलब स्टेट असेंबली की सीटों में बाई इलेक्शंस हुए हैं। बाई पोलिंग कब होती है कि भाई ओवरऑल मान लीजिए जो उस पर्टिकुलर सीट पे बैठा था उसने रिजाइन कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई, किसी वजह से वो सीट खाली पड़ गई है। अभी खाली पड़ गई है तो उस पर चिन्ह किसी ना किसी को तो बैठाना है, इसको बाईपोल बोलते हैं। तो इन बाईपोल के जो रिजल्ट आए उस रिजल्ट से ये पता चल रहा है कि बीजेपी अकेले को यहाँ पे डोमिनेंट नहीं है। कुछ जगहों पे बीजेपी जीती, कुछ जगहों पे कांग्रेस जीती। तमिल ये आपका वेस्ट बंगाल के अंदर बिल्कुल थंपिंग तरीके से तृणमूल कांग्रेस जीत गई। तेलंगाना राष्ट्र समिति जिसको तेलंगाना में काफी स्ट्रांग समझा जाता है वो हार गई। तो इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में क्या समझा जाए इस इलेक्शन रिजल्ट को, इसके बारे में एक व्यू पॉइंट है, इसे देखेंगे। और एक और अच्छा आर्टिकल है ऑन डीलिंग विद फास्ट क्रिमिनल केसेस। इसको भी यहाँ पे तो नहीं मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वीडियो के जस्ट बाद एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 498A मतलब डाउरी रिलेटेड केसेस का गलत प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, और SC/ST प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एक्ट है उसका कैसे गलत प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, और इस गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए हमारे देश में क्या हो रहा है, जुडिशरी क्या कर रही है, सरकारें क्या कर सकती हैं, उसके बारे में व्यू पॉइंट दिया हुआ है, इसे देखेंगे। लेकिन ये इस वीडियो के बाद एक अलग से वीडियो में कवर होगा। तो शुरुआत करते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तों वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबाना। आपके लाइक बटन दबाने से काफी मदद मिलती है, इससे वीडियो का इंगेजमेंट बढ़ता है। कमेंट करके अपने व्यू पॉइंट्स दे सकते हैं, जो भी मैं क्वेश्चंस वगैरह आपसे पूछता हूं उनका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। उससे एक तो आपकी नॉलेज भी एनहांस होगी, दूसरा वीडियो का इंगेजमेंट बढ़ेगा, तो दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप चाहें तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं, वो भी बहुत जरूरी होता है। चलिए, तो पिछले 4 दिनों में G20 मीटिंग हुई है रोम में, और ओवरऑल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 की मीटिंग हो रही है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और इनके बारे में मैंने आपसे बहुत डिटेल में बात की है, करंट अफेयर्स हो, अलग से वीडियोस है, एडिटोरियल हो, सब में मैंने इन सब चीजों को आपके साथ डिस्कस किया। और मोदी जी ने कम से कम नहीं तो 12-13 जगहों पे यहाँ पे भाषण दिया। अब इस भाषण के दौरान इंडिया अपने जो अचीवमेंट्स है उसको पॉइंट आउट करेगा, और डेफिनेटली इंडिया के जो अचीवमेंट्स है स्पेसिफिकली इन द क्लाइमेट फील्ड कम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो जो 2015 का पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड है, या फिर आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात कर लो, या फिर कॉलिशन ऑफ डिजास्टर रिलिजियन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो, इन सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में इन्वॉल्व होके इंडिया ने अपनी क्लाइमेट सीरियसनेस को यहाँ पे डिस्प्ले किया है, इस बात में देखिए कोई भी डाउट नहीं है। फिर इसी कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का ही एक छोटा पार्ट है जिसको अभी लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है IRIS। इस IRIS को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के समय पे ही वर्ल्ड लीडर समिट के दौरान लॉन्च किया गया। इस IRIS का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स। बेसिकली वो आइलैंड जो कि बहुत लो लाइंग है, अगर ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर्स की मेल्टिंग होती है तो सबसे पहले ये आइलैंड डूबेंगे। तो इन आइलैंड्स को रिवाइव और रिक्यूपरेट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स नाम का एक इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया एज अ सबसेट ऑफ CDRI, और इसको लॉन्च किया गया COP 26 के दौरान। इंडिया इसमें एक बहुत मेजर प्लेयर है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट्स में लिख लो, कहीं चेपने में काम आएंगे। ओके, फिर बात की जाए तो ये जो इंडिया के नए नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, और साथ साथ रिसेंटली ग्लासगो में जो हमारे मोदी जी ने पंचामृत नाम का एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जहां पे 5 गोल्स को इन्यूमरेट किया गया है। नीचे बताओ वो 5 गोल्स कौन कौन से हैं। एक दो तो मैं ही बता देता हूं। पहले 2030 तक हमारे टारगेट था 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना, अब वो 500 कर दिया गया है। कार्बन एमिशंस इंटेंसिटी हमें 33 से 35% कम करनी थी 2030 तक, अब हम 45% कम करेंगे। बाकी 3 कौन कौन से हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, टोटल 5 भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चूंकि मैं कमेंट बॉक्स में इसको आपको लिखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये स्पेसिफिकली बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये आपकी जबान पर रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें न्यूज में है और न्यूज का सार यही है और सार आपको पता होना चाहिए। ओके, अब फाइनली ऑथर अपने एजेंडा पे आ रहा है। ऑथर का ये बोलना है कि इस पूरे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के डिस्कशन में, G20 के डिस्कशन में हमारे साउथ एशिया रीजन के पर्सपेक्टिव से कोई बातचीत नहीं हो रही है। अगर आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट देखो तो कुछ हद तक आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट को साउथ एशिया कह सकते हो, क्योंकि सार्क की सारी कंट्रीज लगभग जैसे पाकिस्तान, इंडिया, भूटान, नेपाल, म्यांमार, ये सब यहाँ पे आती हैं। तो कुल मिला के जो सार्क वाला जो रीजन है, ओवरऑल साउथ एशिया का जो रीजन है, इस रीजन को कलेक्टिव वॉइस नहीं मिली है इन निगोशिएशंस के दौरान, COP 26 के दौरान, G20 के दौरान।
और चूंकि एक साउथ एशियन इनिशिएटिव यहाँ पे क्लाइमेट चेंज पे मिसिंग था, और उसके मिसिंग होने की एक ऑब्वियस वजह है क्योंकि सार्क के अंदर जो भी नेगोशिएशंस होते हैं वो इंडिया पाकिस्तान टेंशंस की वजह से बेकार हो जाते हैं। इनफैक्ट जो आखिरी सार्क समिट हुई थी वो 2014 में हुई थी। उसके बाद से साउथ एशिया वाले रीजन में थोड़े और फॉल्ट लाइंस बढ़ गए हैं, चूंकि रिसेंटली अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ताकत में आ गया है। तालिबान के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर पाकिस्तान का एक्सेसिव इंटरफेरेंस है, जिसके चलते तालिबान एंटी इंडिया हो सकता है। इस प्रकार की बातें टेंशंस और बढ़ाता है। फिर अफगानिस्तान साउथ एशिया के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व ना होके हो सकता है आगे आने वाले समय में सेंट्रल एशिया के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो, तो उससे साउथ एशिया की जो औकात है, जो ताकत है, वो थोड़ी कम हो सकती है। फिर एक और इनिशिएटिव है साउथ एशियन कंट्रीज का जिसका नाम है BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम हैं और एक प्रोग्राम है मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। अब ये मोटर व्हीकल एग्रीमेंट पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो पाया? क्योंकि भूटान को यहाँ पे प्रॉब्लम थी। मोटर व्हीकल एग्रीमेंट मतलब किसी भी देश के व्हीकल्स किसी भी दूसरी टेरिटरी में जा सकते बिना किसी रोक टोक के, खासकर कॉमर्शियल व्हीकल्स। लेकिन भूटान को इस बात से प्रॉब्लम है। भूटान का बोलना है कि भाई हम पहाड़ी स्टेट हैं, हमारी जो मेन TRP है वो है अपने क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करके रखना, अपनी हवा को स्वच्छ रखना, क्लीन रखना। और अगर जरूरत से ज्यादा व्हीकल्स अगर हमारी सड़कों पे चलेंगे तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। इसलिए मोटर व्हीकल एग्रीमेंट में भूटान ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। फिर ये जो बिम्स्टेक नाम की ग्रुपिंग है, जिसको बोला जाता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये भी ग्लोबल लेवल पे कोई एक बहुत मेजर रोल प्ले नहीं कर पा रही है। इसकी कंट्रीज एक लिमिट से ज्यादा एक दूसरे के साथ इंगेज नहीं कर पा रही हैं। तो ये बहुत सी ऐसी वजहें यहाँ पे बताई गई हैं जिन वजहों के आधार पर जो इंपॉर्टेंस होनी चाहिए साउथ एशिया ऐसी रीजन की, वो इंपॉर्टेंस यहाँ नहीं बन पा रही। ओके, फिर आगे बात की जाए कि भले ही इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते कितने भी गंदे हों, पहले भी गंदे रहे हैं, आज भी गंदे, अब उससे इस बात पे फर्क नहीं पड़ता। ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों एक ज्योग्राफिकल एंटिटी के पार्ट हैं, जिसको आप कभी कभी इंडियन सबकॉन्टिनेंट बोलते हो। जब आप इंडियन सबकॉन्टिनेंट का नाम लेते हो ना, तो पाकिस्तान का इलाका भी आ जाता है उसमें। तो ज्योग्राफिकली ये दोनों इलाके बहुत ज्यादा कंटीजियस हैं। तो अगर इन इलाकों में क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो इंडिया में होगी तो पाकिस्तान में भी होगी, पाकिस्तान में होगी तो इंडिया में भी होगी। मतलब ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट, क्लाइमेट का जो इफेक्ट है, वो कंबाइंडली इस इलाके को झेलना पड़ेगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इनके इंटरनल रिश्ते कैसे हों। फिर हिमालय की जो नदियां हैं वो भी इन दोनों कंट्रीज में बहती हैं। अगर उन नदियों में पानी कम होगा तो दोनों ही कंट्रीज के ऊपर इफेक्ट आएगा। मॉनसून में और क्लाइमेट पैटर्न्स में अगर चेंजेस आते हैं तो इन दोनों कंट्रीज के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो कुल मिला के साउथ एशिया की जो इंटरनल राइवल पॉलिटिक्स है वो इस बात को इंपैक्ट नहीं कर पा रही है कि क्लाइमेट किस प्रकार से इन दोनों कंट्रीज को अफेक्ट करेगा। क्लाइमेट तो अपना जोर दिखाएगा ही दिखाएगा। तो बेहतर ये रहेगा कि साउथ एशियाई कंट्रीज मिलकर एंगेज करें। फिर एक और बात बताई जा रही है कि भाई साउथ एशिया की दो कंट्रीज, इंडिया और अफगानिस्तान, दुनिया की टॉप मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज में टॉप 10 में आती हैं। जैसे इस साल की जो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स है, इस इंडेक्स का यह बोलना है कि दुनिया भर में अगर वल्नरेबिलिटी की बात की जाए तो टॉप 10 कंट्रीज में इंडिया और अफगानिस्तान दोनों का नाम है। और इंडिया अफगानिस्तान दोनों ही साउथ एशिया में आते हैं। तो इस रिस्पेक्ट में भी बोला जा सकता है कि साउथ एशिया एज अ रीजन यहाँ पे निगोसिएशंस में इन्वॉल्व होना जरूरी है। फिर साउथ एशिया के रीजन की इंपॉर्टेंस क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल के आसपास का इलाका है, दुनिया की जो सबसे 23 मेजर साइक्लोन्स आए हैं रिसेंटली, उसमें से 20 तो ये बे ऑफ बंगाल रीजन के आसपास के आए हैं। बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन रीजन दोनों मिला लो, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी दोनों मिला लो अगर आप तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि भाई साउथ एशिया एज अ होल क्लाइमेट चेंज के ब्रंट को झेल रहा है। और टॉप 10 में से दो कंट्रीज अफगानिस्तान, इंडिया, मैंने आपको बता दिया, सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। हजारों की तादाद में, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डेथ हो रही है साउथ एशिया में बिकॉज ऑफ वाटर स्कार्सिटी। लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, सॉइल सैलिनिटी की वजह से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। और अगर कंट्रीज की ये जो बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच जारी रहती है तो आगे आने वाले समय में जो मौतों का नंबर है ना, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। ओके, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सी लेवल्स राइज हो रहे हैं। तो भाई 2050 तक साउथ एशिया में और 63 मिलियन क्लाइमेट माइग्रेंट्स होंगे। तो साउथ एशिया में वो जगहें जहां पे रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो रहा है, वहां से 6 करोड़ 30 लाख लोग और आ जाएंगे साउथ एशिया में रहने के लिए। और साउथ एशिया में जो रहने के हालात है, ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ेगा।
ठीक है। तो कुल मिला के इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो साउथ एशिया के आसपास का रीजन है, इसको एज अ रीजनल ब्लॉक मिलके निगोशिएट करना चाहिए क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने के लिए, बट वो एक्चुअली में हो नहीं पा रहा है फॉर ऑब्वियस रीजंस। फिर आगे बात कीजिए, अगर न्यू दिल्ली यहाँ पे लीड करे साउथ एशियन रीजन को और दुनिया भर से क्लाइमेट जस्टिस, ग्लोबल फंडिंग और क्लाइमेट एडेप्टेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर बातचीत करे, तो ऐसा बताया जा रहा है कि सिर्फ साउथ एशिया रीजन के अंदर एक 3.4 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ सकती है, और ऐसा वर्ल्ड बैंक ने बोला है। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया साउथ एशिया रोड मैप, और इस साउथ एशिया रोड मैप में वर्ल्ड बैंक ने बोला कि साउथ एशिया मिल के अगर पूरी दुनिया के साथ नेगोशिएट करता है क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट को लेके, तो साउथ एशिया में एज अ होल 3.4 ट्रिलियन डॉलर्स आ सकते हैं, और इससे एनर्जी एफिशिएंट ग्रीन बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं। ओके, मतलब ग्रीन ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, वो सारी चीजें जो कि इन्वायरमेंट को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, ग्रीन इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आएंगी, ये सब इन 3.5 ट्रिलियन डॉलर से हो सकता है, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने बोला है। बट उससे भी पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि साउथ एशिया एज अ रीजन कोऑर्डिनेट करे, कोऑपरेट करे, जो कि यहाँ पे हो पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। फिर अगर और बात की जाए तो इंडिया और साउथ एशिया की जो कंट्रीज है, दुनिया भर की जो कंट्रीज है, उनके पास जो इंटरनेशनली बोरो करने के मैकेनिज्म है, तो एक तो ब्रिक्स लेड न्यू डेवलपमेंट बैंक से बोरो कर सकते हैं, बीजिंग के एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से बोरो कर सकते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से बोरो कर सकते हैं। लेकिन ये जो बोरो वाला प्रोसेस होता है ना, वो इंडिविजुअली होता है, एज अ कलेक्टिव ग्रुप नहीं होता है। एज अ कलेक्टिव ग्रुप अगर यहाँ पे बोरोइंग हुई तो चीजें और अच्छी हो जाएंगी। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, AIIB, ये सारे बैंक अगर साउथ एशिया एज अ रीजन को कंबाइंडली कंसीडर करते तो ज्यादा पैसा एलोकेट करते। अब इंडिविजुअल कंट्रीज जाके उधार मांगती तो उतना पैसा साउथ एशिया के डेवलपमेंट में नहीं लग पाता है। तो कुल मिला के बताया क्या जा रहा है, बताया यही जा रहा है कि यहाँ पे साउथ एशिया एज अ ग्रुप काम करे तो पोटेंशियल ज्यादा है, बस पूरे आर्टिकल में यही लिखा हुआ है। लेकिन इंटरनली साउथ एशिया में बहुत सी फॉल्ट लाइंस है, क्योंकि क्या है, चाइना साउथ एशिया की कंट्रीज में बहुत इन्वॉल्व होना चाहता है, भूटान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, सब में चाइना इन्वॉल्व हो रहा है, और इंडिया को चाइना का इन्वॉल्वमेंट पसंद नहीं है। तो चाइना के इस एक्सेसिव इन्वॉल्वमेंट के चलते भी इंडिया की साउथ एशिया में रीजन में जो क्लाउट है वो कम हो रही है। इंडिया लगातार कहता रहता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स जैसे प्रोजेक्ट्स कंट्रियों को बर्बाद कर सकते हैं, डेब्ट ट्रैप में फंसा सकते हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज को इस समय पे चाइना का सस्ता उधार दिख रहा है, इसलिए बाकी कंट्रीज इस प्रोजेक्ट में आ जा रही हैं। कुल मिला के इंडिया की फाइनेंशियल क्लाउड थोड़ी लिमिटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली देखोगे तो श्रीलंका को उधार की जरूरत थी, तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट इंडिया ने नहीं दिया, तो श्रीलंका ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ किया। वैक्सीन एक्सपोर्ट जब पिछले साल इंडिया ने बंद कर दिए, तो कंट्रीज ने, साउथ एशियाई कंट्रीज ने दूसरी कंट्रीज से वैक्सीन उधार पे ली, खरीदी। तो कुल मिला के डेफिनेटली साउथ एशिया को एज अ ग्रुप बना के इसकी लीडरशिप करने का पोटेंशियल है इंडिया के पास, बट कहीं ना कहीं रिसोर्स की कमी के चलते, चाइना के चैलेंज के चलते, इंडिया पाकिस्तान टेंशंस के चलते, ये जो साउथ एशिया का कंबाइंड पोटेंशियल है ये मीट नहीं हो पाता है। बस यही सब बातें इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई गई। अगले आर्टिकल में चलते हैं, इंडिया 5G लीप is about powering tomorrow. The revolution that 4G technology ushered in can be enhanced, but the nation cannot gloss over the digital divide. देखिए, जो 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है 5G, ये मोबाइल नेटवर्क में एक अगला ही लेवल है। आप कह सकते हो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आएगा, जिसको आप इंडस्ट्रियल 4.0 बोलते हो, जो कि सर्विस डिलीवरी, इनोवेशन, ये सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। कॉमर्शियल 5G नेटवर्क्स को बनाने का जो काम था वो 2020 में शुरू हो चुका है, और ऐसा बोला जा रहा है कि दुनिया भर में आप कह लो कि 12% वर्ल्ड मोबाइल जो कनेक्शंस हैं वो हो जाएंगे 5G के थ्रू। कब तक? 2025 तक। तो 2025 तक दुनिया भर के 12% मोबाइल कनेक्शन, जो कि लगभग 110 करोड़ होते हैं, ये 5G नेटवर्क पे होंगे, और इसमें जो खर्चा आएगा वो आएगा 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का। और ज्यादातर ये जो कनेक्शन है वो डेवलप्ड कंट्रीज में ही होंगे, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में 5G के ऊपर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, वहां पे ट्रायल्स तक शुरू हो चुके हैं, और इंडिया में ट्रायल तो खैर अभी शुरू होना बहुत दूर है, काम ही पूरी तरीके से शुरू नहीं हुआ है। 5G नेटवर्क की स्पीड 4G नेटवर्क से 100 गुना ज्यादा है, लेटेंसी टाइम कम है। आप बोलोगे लेटेंसी टाइम क्या होता है? कई बार मैंने आपको समझाया है। लेटेंसी टाइम मतलब कि मान लो आपने अपना कंप्यूटर खोला और कंप्यूटर में आपने URL बार में डाला google.com। अब जब आपने जैसे ही google.com दबाया
तो आपने कमांड दी, वो कमांड सर्वर तक गई, सर्वर ने google.com के बिट्स भेजे और आपके स्क्रीन पे google.com खुल गया। तो ये जो आपके कमांड देने से लेके google.com तक खुलने के बीच का जो फर्क है, जो समय है, उसको आप लेटेंसी बोलते हो। जितनी कम लेटेंसी होगी उतनी ही तेज सर्वर की स्पीड होगी, उतनी ही तेज सर्वर का रिस्पॉन्स होगा। तो ये जो 5G नेटवर्क है वो लेटेंसी को बहुत रेवोल्यूशनरी तरीके से कम कर देगा, जिसके बहुत से फायदे हैं। जो क्रिटिकल सर्विसेज हैं, जैसे कि वीडियो कॉलिंग हो गई मेडिकल पर्पसेस के लिए या किसी भी और काम के लिए, कॉमर्शियल बेसिस पे कुछ बिजनेस वगैरह चल रहा है, उसमें ओवरऑल इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर ने डिजिटल स्पेस को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। क्वालिटी ऑफ लाइफ यहां पे बढ़ गई है। ओके, इंडिया के अंदर इन टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के सामने कुछ इश्यूज आ रहे हैं, जैसे कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज को लेके हमारी जो सरकार है वो हमारे टेलीकॉम कंपनीज को स्पेक्ट्रम एलोकेशन करती है और उसके लिए पैसे लेती है। अब टेलीकॉम कंपनीज ने बहुत सारी बातें बोली कि भाई हमसे हमारे टेलीकॉम के अलावा जो बाकी धंधे हैं उसके ऊपर भी हमसे रेवेन्यू लेते हो। सुप्रीम कोर्ट ने केस पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के फेवर में फैसला सुनाया, 90,000 करोड़ रुपया इन मोबाइल कंपनीज को अभी भी सरकार को देना है। तो कुल मिला के यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि इन कंपनियों के सामने बहुत से चैलेंजेस, हालांकि सरकार अभी कुछ और नए स्टेप्स लेके आई जिसके चलते बहुत लॉजिकल अमाउंट ऑफ पैसा इन कंपनियों से लिया जाएगा इस स्पेक्ट्रम एलोकेशन के लिए। तो कुल मिला के ऑथर यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि इस समय पे इंडिया में जो टेलीकॉम कंपनीज है ना, उनके पास फंड्स की कमी है और इसके चलते कुछ प्लेयर्स ही मार्केट में सर्वाइव कर पा रहे हैं। लगभग कुछ साल पहले तक जाओ तो 15 टेलीकॉम कंपनीज थी, अब गिनी चुनी 4-5 टेलीकॉम कंपनीज इंडिया के अंदर बची हुई हैं। अगर आप 5G ट्रायल्स की बात करो तो जापान और यूएस जैसी कंट्रीज में ऑलरेडी 5G ट्रायल्स हो चुके हैं और इन ट्रायल्स को कराने में खर्चा लगता है। किसी छोटी सिटी में अगर आपको 5G ट्रायल कराना है तो $6 मिलियन तक लग सकते हैं। अगर आपको किसी बड़ी सिटी में ट्रायल कराना है, सिर्फ ट्रायल की बात कर रहा हूं मैं, तो $60 मिलियन लग सकते हैं। और इंडिया के पास ऑब्वियस सी बात है इतना पैसा नहीं है, इसलिए इंडिया में 5G के ऊपर काम थोड़ा धीमा है। अभी भी इंडिया में ज्यादातर जो फोकस है ना वो 4G के ऊपर चल रहा है और 5G के ऊपर फोकस लाना जरूरी है, क्योंकि जो न्यू जनरेशन मोबाइल नेटवर्क है ना, इसका जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन पोटेंशियल है। इंडियन इकोनॉमी को रेवोल्यूशनरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है और अगर इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ दोगे तो ऐसे कनेक्टेड और ऑटोनॉमस सिस्टम्स बनेंगे जो कि लोगों की लाइफ को ही बदल देंगे, बिजनेसेस को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, सिटीज को स्मार्ट और इनोवेटिव बना देंगे, बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स और लोगों के पास कंफर्ट पहुंचेंगे। डाटा इंटेंसिव डिजिटल इकोनॉमी बनेगी हमारी, ठीक है। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही। स्मार्ट एग्रीकल्चर होगा, एनर्जी मॉनिटरिंग होगी, रिमोट मॉनिटरिंग होगी, स्मार्ट ग्रिड्स होंगे, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होगा, ये सब चीजें यहाँ पे होंगी। एक प्रकार का ऐसा डिजिटल रेवोल्यूशन आएगा जिससे इंडिया को फायदा मिलेगा। तो ये तो हमने देख लिया कि भाई इंडिया में 5G नेटवर्क बढ़ाना जरूरी है। आप कैसे बढ़ाओगे? तो इसके लिए सबसे पहले तो भाई एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक असेसमेंट कराना पड़ेगा इंडिया के अंदर, जो कि सिटी वाइज, स्टेट वाइज, मेट्रो सिटी वाइज हर तरीके से होगा। ऑब्वियस सी बात है इसकी शुरुआत मेट्रो सिटीज में होगी, क्योंकि वहां पे ये ज्यादा अफोर्डेबल होगा। लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो मेट्रो सिटी में ज्यादा है। ओके, धीरे धीरे करके इस 5G डिप्लॉयमेंट को आप आगे बढ़ा सकते हो। 5G डिप्लॉयमेंट की एक और खास बात है, 4G नेटवर्क्स बहुत लंबे समय तक चल जाएंगे। 4G नेटवर्क्स में जो मोबाइल टावर्स हैं इनको अगर आप थोड़ा दूर दूर भी रखोगे तो चलेगा, लेकिन 5G नेटवर्क्स में टावर आपको बहुत पास रखने पड़ेंगे। इसलिए क्या है कि जो 5G नेटवर्क्स है ना, तो जो स्ट्रीट लाइटनिंग होती है और जो आप कह सकते हो कि हाईवेज के बगल में जो पेड़ वगैरह होते हैं, इनको भी आपको एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करना पड़ेगा 5G के नेटवर्क्स को सेटअप करने में, क्योंकि 5G के नेटवर्क्स की वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव्स बहुत लंबे डिस्टेंस तक नहीं जा सकती। तो 5G के इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम यही है कि जो भी सिग्नल एमिनेटिंग डिवाइस है उसको थोड़ा पास पास रखना पड़ेगा। अगर आप दूर रखोगे तो काम चल नहीं पाएगा। फिर 5G नेटवर्क को इंडिया में आपको कुछ इस प्रकार से डेवलप करना है कि वो 4G नेटवर्क को रिप्लेस करने पे टारगेट ना करें, वो 4G नेटवर्क को कॉम्प्लीमेंट करें। 5G रोल आउट को एक प्रॉपर प्लानिंग बनानी पड़ेगी जिससे डिजिटल रिस्क कम हो, प्राइसिंग मैकेनिज्म को थोड़ा और बेनिफिशियल बनाया जाए। बहुत सारी और ऐसी बातें लिख रखी हैं, कंपटीशन हो। और एक और बात यहाँ पे बोली गई है, ये अनअफोर्डेबल नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी इंडिया में डिजिटल डिवाइड बहुत ज्यादा है। कुछ लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस है, हार्डवेयर का एक्सेस है, कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो ऑलरेडी इंडिया में डिजिटल डिवाइड बहुत ज्यादा है और चूंकि 5G में पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, तो कहीं ये ना हो कि 5G आ जाए तो जो अमीर लोग हैं जो पैसा खर्च कर सकते हैं केवल उन्हीं के पास 5G का एक्सेस रहे और गरीब आदमी उसको
यूज ही ना कर पाए। चूंकि गरीब आदमी उसको यूज नहीं कर पाया तो ये 5G एक इक्वलाइजर की तरह काम नहीं करेगा, ये डिजिटल डिवाइड को इंडिया के अंदर और बढ़ा देगा। फिर यही सब बताया जा रहा है कि 5G के अंदर एक कॉस्ट बेस्ट बेनिफिट एनालिसिस चाहिए, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होने चाहिए, कंपटीशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से आपको सेटअप करना है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार इन्वॉल्व ही नहीं हो रही है, केवल प्राइवेट इनिशिएटिव्स के थ्रू ही 5G लगवाया जा रहा है। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, ताकि ओवरऑल पूरे मैकेनिज्म को एक तो फीजिबल बनाया जा सके, दूसरा एक्सेसिबल बनाया जा सके, एक बड़े क्राउड तक ओवरऑल इन फैसिलिटीज को पहुंचाया जा सके। सिंगापुर की सरकार ने 5G नेटवर्क्स को बनाने के लिए बहुत सारे टैक्स एग्जेम्पशंस दिए हैं। इस प्रकार के टैक्स एग्जेम्पशंस इंडिया को भी देने पड़ेंगे। ठीक है भाई। तो अच्छा, टैक्स एग्जेम्पशंस के साथ साथ यहाँ पे रेगुलेशंस भी बहुत हद तक जरूरी हैं। क्योंकि देखिए 5G नेटवर्क को सक्सेस बनाने के लिए आपको सिग्नल एक्विपिंग डिवाइसेस लगाने पड़ेंगे, और वो डिवाइसेस स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर, आपकी जो ट्रैफिक लाइट्स हैं इनके ऊपर, बहुत सारे ऐसे पब्लिक आर्किटेक्चर, पब्लिक स्पेसेस, दुकानें हो गई, ठीक है, म्यूनिसिपैलिटी का यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा। क्योंकि समझिए जो 4G के टावर्स होते हैं मोबाइल के, वो दूर दूर रहेंगे चलेगा, लेकिन 5G के मोबाइल टावर्स आपको बहुत पास रखने पड़ेंगे अगर आपको 5G की फैसिलिटीज को स्थापित करना है तो ये सब बातें यहाँ पे ओवरऑल बताई जा रही हैं। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, द रिकवरी टूल किट। इकोनॉमिक रिकवरी के कंटेक्स्ट में यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए लेटेस्ट ऑफिशियल नंबर्स निकल के आए हैं, जीएसटी कलेक्शंस हमको थोड़े अच्छे हुए दिखे हैं। अगर आप बात की जाए तो सितंबर में जो जीएसटी कलेक्शन हुआ, सितंबर का जीएसटी कलेक्शन एक्चुअली में अक्टूबर में होता है। सितंबर में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई उसका कलेक्शन होगा अक्टूबर के अंदर, और फिगर्स निकल के आएंगे नवंबर फर्स्ट वीक में, जो कि अभी के लिए निकल के आए हैं 1.3 लाख करोड़। तो अगर देखा जाए तो सितंबर की इकोनॉमिक एक्टिविटी कितने की थी, 1.3 लाख करोड़, जो कि हमें अभी पता चली है। फाइनेंस मिनिस्ट्री का बोलना है कि कार की सेल्स और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके अंदर चिप्स वगैरह लगती हैं, इनकी सेल थोड़ी कम हो गई थी क्योंकि इंपोर्ट वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसके चलते यहाँ पे जो जीएसटी कलेक्शन है वो थोड़े कम हुए हैं, नहीं तो जीएसटी कलेक्शन और ज्यादा होते। तो अगर सितंबर में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है उसके बावजूद नवंबर में 1.3 लाख करोड़ के जो जीएसटी कलेक्शन है वो एक पॉजिटिव माइंडसेट दिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली अक्टूबर और नवंबर में और धंधा होगा। क्योंकि अक्टूबर में दशहरा, नवंबर में दिवाली, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो अच्छी खासी होने वाली है, और उसके चलते अगले 2 महीनों में भी जो हमारे सामने जीएसटी कलेक्शन के नंबर्स निकल के आएंगे वो बहुत प्रॉमिसिंग होंगे, ऐसा समझा जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद कुछ मिक्स्ड सिग्नल्स निकल के आ रहे हैं अक्टूबर के कंटेक्स्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल, एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट बढ़ा है, नए नए ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं, डोमेस्टिक डिमांड भी बढ़ रही है, ग्लोबल डिमांड भी बढ़ रही है, एक तो ये चीज हो गई। लेकिन दूसरी तरफ IHS मार्केटिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के हिसाब से ये भी पता चल रहा है कि बहुत सारे जो फर्म्स है ना वो अपने एम्प्लॉयज को निकाल रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ रहा है। प्लस एक और प्रॉब्लम है, जब बात आती है मैन्युफैक्चरिंग की और इंटरनेशनल डिमांड को पूरी करने की, तो इंडिया के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स निकल के आ रहे हैं, चाहे वो वियतनाम हो चाहे वो इंडोनेशिया, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया के अंदर जो डीजल कंजम्पशन है, जो कि आप कह सकते हो कि कॉमर्शियल आउटपुट का एक इंडिकेटर माना जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा डीजल कंज्यूम हुआ है उतना ज्यादा ट्रांसपोर्ट हुआ है, उतनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई है, ऐसा समझा जाता है। ओके, तो डीजल कंजम्पशन इंडिया के अंदर घटा है। अगर आप रेलवे पैसेंजर ट्रैफिक की बात करोगे तो वो थोड़ा सा क्लियर कट नहीं, इंसिपिड है, मतलब कोई प्रॉपर पैटर्न निकल के नहीं आ रहा है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो भी बढ़ रहा है। वजह क्या है? वजह है कोल, फ्यूल और एडिबल ऑयल प्राइसेस। फ्यूल में हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते ही हैं, एडिबल ऑयल के दाम पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बढ़े हैं, तो उसके चलते हम लोग एडिबल ऑयल भी इंटरनेशनल मार्केट्स में से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम यह है कि हमारा इंपोर्ट भी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बढ़ रहा है। प्लस एक फर्टिलाइजर क्राइसिस यहाँ पे आती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते राबी क्रॉप को नुकसान हो सकता है, रूरल डिमांड पे फर्क आ सकता है। रीजन मीन कि अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी किसी भी प्रकार से इफेक्ट होती है तो जो उसका सबसे पहला इम्पैक्ट आएगा वो हमारे गांव में आएगा, क्योंकि गांव के ज्यादातर लोग खेतीबाड़ी में इन्वॉल्व होते हैं। अब सरकार की भी यहाँ पे जो अप्रोच है उसमें थोड़ी कमी बताई जा रही है। देखिए सरकार रिसोर्स
क्रंच है सरकार के पास, पैसे ज़्यादा है नहीं सरकार के पास, इसलिए सरकार कहाँ से टैक्स ले रही है, तो फ्यूल वगैरह पे सरकार ने ज़्यादा टैक्स लगा रखा है। तो अब फ्यूल क्या है, फ्यूल एक नॉन डिस्क्रिशनरी रेवेन्यू आइटम है, समझिए बात को। मान लीजिए कि अगर आपको बाइक से या कार से ऑफिस जाना है और आपके पास कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, और ऑब्वियसली बात है कोरोना काल में अल्टरनेटिव कम है। कोरोना काल में बहुत से घरों में क्या हुआ है कि घर वाले बोल रहे हैं कि यार कार से बाइक से ही ऑफिस जाओ, ट्रेन बस वगैरह में मत जाओ, वहां पे कोरोना फैलने का डर है। तो अब एक इंसान को ऑफिस जाना है तो उसको पेट्रोल तो यूज करना ही, डीजल तो इस्तेमाल करना ही। तो पेट्रोल डीजल का जो प्रयोग है वो एक लिमिट से ज्यादा आदमी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, और इस पेट्रोल डीजल पे टैक्सेस इस समय पे बहुत ज्यादा है। इन टैक्सेस को सरकार कम नहीं कर रही, लेकिन सरकार ने डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वाले टैक्सेस को कम करके रखा है। तो मान लो किसी को घर खरीदना है तो हाउसिंग के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी इस समय पे कम है, कोई और कंजम्पशन करना है तो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के ऊपर, मतलब वो चीज जिस पे अगर एक लिमिट से ज्यादा आप टैक्स बढ़ा दो तो लोग उसको इस्तेमाल ही करना बंद कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल चाय के ऊपर एक लिमिट से ज्यादा टैक्स लगा दोगे तो चाय लोग पीनी बंद कर देंगे, कॉफी पीनी शुरू कर देंगे। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है, सरकार यहाँ पे नॉन डिस्क्रिशनरी रेवेन्यू फ्लो को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, डिस्क्रिशनरी रेवेन्यू फ्लो को कम इंपॉर्टेंस दे रही है। तो पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स है वो सरकार कम नहीं कर रही, सरकार को पता है कि लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास पैसा आएगा ही आएगा। और सरकार डिस्क्रिशनरी जो रेवेन्यू फ्लोज है, ऐसी चीजें जिसके ऊपर सरकार ने टैक्स मिला दिया तो लोग खरीदना बंद कर दिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी घर खरीदने के ऊपर सरकार अगर 40% की स्टैंप ड्यूटी कर दे तो कोई घर खरीदेगा ही नहीं। तो इन सब चीजों के ऊपर सरकार टैक्स एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा रही है, लेकिन सरकार का ये स्टेप लॉन्ग टर्म में खतरनाक होगा, क्योंकि नॉन डिस्क्रिशनरी रेवेन्यू फ्लो डिस्क्रिशनरी रेवेन्यू फ्लो को अफेक्ट करता है। अगर पेट्रोल डीजल जैसी चीजों के दाम ज्यादा रहेंगे तो ओवरऑल उसका इंपैक्ट बाकी चीजों के ऊपर आएगा ही आएगा। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट पिक नहीं हो सकता सरकार अगर इस प्रकार की अप्रोच रखती है। इसलिए सरकार को पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्सेस कम करने ही पड़ेंगे, और इसके कुछ साक्ष्य देखने को मिले हैं। तो वेडनेसडे को पेट्रोल और डीजल के दामों में हल्की फुल्की कटौती की गई है, लेकिन वो जो कटौती की गई है वो बहुत ज्यादा कम है। सरकार का अब तक का नारा क्या है कि पेट्रोल डीजल से जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है उसको हम फ्री वैक्सीन में दे रहे हैं, वेलफेयर स्कीम्स में दे रहे हैं, बट ये सब चीजें काम नहीं आने वाली हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचाएंगी और पॉलिटिकली भी सरकार को नुकसान पहुंचा सकती हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इलेक्शंस आ रहे हैं यूपी जैसे स्टेट्स में, और अगर एक लिमिट से ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम रहेंगे तो सरकार से लोग नाराज होंगे, अर्बन पूर यहाँ पे नाराज होगा और वोट नहीं देगा। तो अब देखते हैं क्या निकल के आने वाला है, क्या नहीं निकल के आने वाला है। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, होम्स, टू व्हीलर्स, इन सब चीजों पे भले ही सरकार टैक्स कम कर दे, लेकिन लोग इस बात को नहीं भूलेंगे कि पेट्रोल डीजल पे टैक्स ज्यादा है, और ये जो पेट्रोल डीजल का ज्यादा टैक्स है ना, ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट को और डिमांड को भी कम कर देगा, ऐसा यहाँ पे। तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, होम्स, टू व्हीलर्स, इनके ऊपर सरकार के टैक्सेस कम है, पेट्रोल डीजल के ऊपर ज्यादा है। सरकार को लग रहा है कि पेट्रोल डीजल के ऊपर टैक्स अगर हम ज्यादा रखते हैं तो उससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बट यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि नहीं भाई फर्क आ जाएगा। अगर पेट्रोल डीजल पे एक लिमिट से ज्यादा टैक्स ज्यादा रहेंगे तो डेफिनेटली उसका इंपैक्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल, होम, टू व्हीलर सेगमेंट पे भी आएगा, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमिक सेंटिमेंट यहाँ पे नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही है। नेक्स्ट, मिक्स बैग। अभी रिसेंटली 3 लोकसभा सीट्स पे 29 असेंबली सीट्स पे, 29 असेंबली सीट्स 13 स्टेट्स की थी और 1 यूनिट टेरिटरी की थी। यहाँ पे बाई पोल कराए गए और इस बाई पोल में मिक्स्ड रिजल्ट्स देखने को मिले। मिक्स्ड रिजल्ट्स मतलब कि वेस्ट बंगाल में जितनी भी सीटें थी वो सब तृणमूल कांग्रेस जीत ले गई। तो एक बात तो क्लियर है कि वेस्ट बंगाल के ऊपर पूरी तरीके से डोमिनेंस है तृणमूल कांग्रेस का, क्योंकि 4 की 4 बंगाल की सीटें, वेस्ट बंगाल की सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास जाएंगी। अगर आप बात करो तो टीआरएस की, तेलंगाना राष्ट्र समिति की, ये भाई तेलंगाना में हार गई, ठीक है ना। तेलंगाना राष्ट्र समिति यहाँ पे हार गई है। बीजेपी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में हारी है। बीजेपी की 1 लोकसभा की सीट कांग्रेस के पास चली गई और 3 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट थी हिमाचल प्रदेश की वो कांग्रेस के पास चली गई। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी जीती है। मध्य प्रदेश में 2 असेंबली सीट जो कि कांग्रेस के पास थी वो बीजेपी के पास आ गई हैं, और मध्य प्रदेश की 1 लोकसभा सीट जो कि बीजेपी की थी वो बीजेपी के पास ही वापस आई है। 1 असेंबली सीट जो बीजेपी की थी वो बीजेपी के पास ही वापस आई है। ओके, आसाम के अंदर 5 असेंबली सीट्स को बीजेपी पूरी तरीके से जीत गई है, जिसमें से 1 सीट के ऊपर तो पहले कांग्रेस का कैंडिडेट था, अब बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पे वापस आ गया। तेलंगाना के अंदर थोड़ा आप कह सकते हो बीजेपी का एक अच्छा माहौल दिख रहा है,
जो हुजूराबाद असेंबली सेगमेंट था वहां पे बीजेपी जीत गई है। जो वहां पे पहले सीट थी वो तेलंगाना राष्ट्र समिति के मेंबर के पास थी, टीआरएस वाला यहाँ पे हार गया और बीजेपी वाला यहाँ पे जीत गया। फाइनली कुछ पटाखे अब सुनाई पड़ रहे हैं मुझे बैकग्राउंड में, ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई दिवाली है, नहीं तो कल से लेके आज तक भाई इतने आश्चर्य की बात है पटाखों की आवाज ही नहीं आ रही है। वापस आते हैं, कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस और अपोजिशन के कंटेक्स्ट देखिए क्या है ना, बीजेपी को एक ऐसी पार्टी समझा जा रहा है जो कि बहुत ज्यादा पावर को सेंट्रलाइज कर रही है, तो यहाँ पे अपोजिशन का स्ट्रांग होना जरूरी है। तो ये जो अभी असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, 3 लोकसभा सीटों पे इलेक्शन हुए हैं, वहां पे ये तो थोड़ा बहुत देखने को लग रहा है कि हाँ भाई जो अपोजिशन है दैट इज किकिंग इन अलाइव, अपोजिशन यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक रूट हो गया और पूरी तरीके से बीजेपी यहाँ पे जीत गई हो। बीजेपी की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश में बहुत बुरी तरीके से हारी है बीजेपी। ओके, बिहार के अंदर आप कह सकते हो जो 2 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें थी वो जेडीयू जीत गई, जनता दल यूनाइटेड जीत गई। जनता दल यूनाइटेड बीजेपी की आप कह सकते हो अलायंस पार्टनर है। कुल मिला के बीजेपी की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और हेविली सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिक्स खतरनाक हो रही है, बीजेपी के अगेंस्ट जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली कर्नाटका में बीएस येडियुरप्पा को हटाया गया और उनकी जगह बसवराज बोम्मई को बैठाया गया। अब बीएस येडियुरप्पा की फैन फॉलोइंग कर्नाटका में बहुत ज्यादा है, तो आप यहां पे देखोगे कि कर्नाटका के अंदर कुछ सीटें यहां पे बीजेपी हार गई है। आसाम के अंदर बीजेपी क्यों जीती है? क्योंकि हिमंत बिस्व शर्मा बीजेपी के साथ, और हिमंत बिस्व शर्मा की जो फैन फॉलोइंग आसाम के अंदर वो बहुत ज्यादा है। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी सीट क्यों जीती है? क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान की जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ज्यादा है। और राजस्थान के अंदर बीजेपी क्यों हारी है? क्योंकि राजस्थान के अंदर लोकल लीडरशिप जो बीजेपी की है वो बहुत कम है। वसुंधरा राजे का आपको पता है मोदी जी और आपके अमित शाह के साथ बनती नहीं है। तो कुल मिला के जो बीजेपी के जो 2 सेंट्रलाइज लीडर हैं, मोदी जी और अमित शाह जी, जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाया जाता है कि सेंट्रली बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, रीजनल लेवल पे लीडर्स को ज्यादा बढ़ाने नहीं देते हैं, ये चीज ज्यादा लंबी चल नहीं पाएगी। क्योंकि स्टेट के लेवल पे वही लीडर सक्सेसफुल हैं जो कि स्टेट के अंदर बहुत फेमस है, स्टेट के अंदर उनकी कंप्लीट ग्रिप होनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जी की मध्य प्रदेश के अंदर इंटरनल जो फेम है बहुत ज्यादा है। हेमंत बिस्व शर्मा को आसाम के अंदर बहुत जाना माना इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये लोकल लेवल पे स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं और लोकल लेवल पे स्ट्रॉन्ग लीडर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वही मेन इलेक्शन जितवाते हैं। ओके, ऐसा नहीं हो सकता कि सेंटर पे 2-3 लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट बैठे हैं और वो अपने हिसाब से किसी भी स्टेट में चीफ मिनिस्टर को कभी भी बदल रहे हैं। नहीं, स्टेट का चीफ मिनिस्टर लोगों के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, और अगर वो लोगों के साथ कनेक्टेड नहीं है तो क्या होता है ये हम पंजाब में बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ना यहाँ पे बीजेपी पूरी तरीके से डोमिनेंट स्टेट में है, ना ही कांग्रेस डोमिनेंट स्टेट में है। भले ही कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में और राजस्थान में सीटें जीती हैं, खुशी की बात है, लेकिन मध्य प्रदेश और तेलंगाना की हार को भी यहाँ पे कांग्रेस को सीरियसली लेना चाहिए और अपने आप को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए अगर आगे आने वाले समय में बीजेपी को एक क्रेडिबल अपोजिशन देना है कांग्रेस को। ये था भाई डिस्कशन। आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल आपको जानने को मिला हो। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना दोस्तों। आप अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, पढ़ते रहिए।